जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। इन तीनों को, जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स को हम वर्बल्स भी कहते हैं। वर्बल्स ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो वर्ब से वजूद में आते हैं, लिहाजा ये वर्ब से वजूद में आने की वजह से वर्बल्स कहलाते हैं। लेकिन जो बात बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, वो ये कि ये बनते तो वर्ब से हैं और दिखाई भी वर्ब की तरह देते हैं, लेकिन हकीकत में जुमले में इनका इस्तेमाल हरगिज़ भी वर्ब के तौर पर नहीं होता, बल्कि ये एक और पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि जेरेंड्स जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इन्फिनेटिव्स जो हैं ये नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि पार्टिसिपल जो हैं वो एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा ये देखने में वर्ब्स नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में ये अपना रोल जो है वो चेंज कर देते हैं, और इन्हें हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, वो है द नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट भी ये तीनों ही हैं, जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। नॉन फाइनाइट का मतलब ये है कि ज़माना कोई भी हो ये तब्दील नहीं होते। इसी तरह सब्जेक्ट कोई भी हो ये तीनों तब्दील नहीं होते, क्योंकि तब्दील होने वाले वर्ब को हम कहते हैं द फाइनाइट। फाइनाइट वो वर्ब्स होते हैं जो तब्दील हो सकें, लेकिन जो तब्दील ना हो उन्हें हम कहते हैं द नॉन फाइनाइट। आइए अब हम इनकी तफसील जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम फाइनाइट का जिक्र करेंगे, यानी ये वो वर्ब्स हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और ये मेन वर्ब का किरदार अदा करते हैं। इनको हम एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं, जैसे आई वॉक, आई वॉकड, आई विल वॉक। ये तीनों जो हैं एग्जाम्पल्स, ये जाहिर कर रही हैं कि ज़माने के साथ साथ वर्ब चेंज हो रहा है। जैसे आई जो है वो सब्जेक्ट है और वॉक जो है वो वर्ब है। आई वॉक, मैं चलता हूँ, लेकिन जैसे ही ये माजी में गया ये वर्ब, तो तब्दीली आ गई, आई वॉकड, मैं चला। आपने देखा कि इसमें ईडी आ गया। तो जो वर्ब तब्दील हो जाए ज़माने के साथ, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ये इतनी आसान डेफिनेशन है, बिल्कुल आसान सी बात है। यानी वो तमाम फेल और ये तमाम मेन वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स होते हैं, जिनमें तब्दीली वाक़या हो जाए ज़माने के एतबार से, हाल से माजी में जाते हुए या माजी से मुस्तकबिल में जाते हुए, या कोई भी ज़माना, उसमें जब ये इनमें तब्दीली आएगी तो इस तब्दीली की वजह से ये कहलाएंगे फाइनाइट वर्ब। और जिन अफ़आल में तब्दीली ना आए वो कहलाएंगे नॉन फाइनाइट। सही? तो एक तो ये वजह हुई। दूसरी वजह ये होती है फाइनाइट वर्ब्स की कि इनका ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ होता है। अगर सब्जेक्ट जो है वो तब्दील हो तो इन वर्ब्स के अंदर भी तब्दीली वाक़या होती है। जैसा कि अब अगर सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हम वर्ब में एस ऐड कर देंगे, ही वॉक्स। तो ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसमें ही शीट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, जैसे कि ही वॉक्स। लेकिन अगर कोई और प्रोनाउन इस्तेमाल हो, जैसे आई, वी, यू, दे, तो उसमें एस नहीं आएगा, बल्कि हम कहेंगे दे वॉक। अब यहाँ पर एस या ई एस नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ब जो है, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, ये सब्जेक्ट के साथ भी तब्दील होता है। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के हवाले से तब्दील हो जाए या ज़माने के एतबार से तब्दील हो जाए, तो इन दोनों सूरतों में हम इसको नाम देंगे फाइनाइट वर्ब का। ठीक है? और जो वर्ब तब्दील ना हो उन्हें हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है? तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स का हमने बयान सुना, और अब मेरे ख्याल में इतनी तफसील काफ़ी है कि फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम मेन वर्ब या एक्शन वर्ब कहते हैं, जो ज़माने के एतबार से और सब्जेक्ट के एतबार से तब्दील हो सकें, और जिनमें तब्दीली ना हो वो नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। आइए अब हम नॉन फाइनाइट को भी देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स, इन्हें हम वर्बल्स भी कहते हैं। ये कौन से हैं? जी हाँ, इनकी तीन किस्में हैं, जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स। इनमें अब जैसे बयान किया कि कोई तब्दीली नहीं होती, ना ज़माने के एतबार से और ना ही सब्जेक्ट के एतबार से। जैसा कि आप देखिए, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल ली इन्फिनेटिव की। यहाँ पे इन्फिनेटिव है टू ईट। देखने में ये वर्ब नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जुमले में इसका क्या इस्तेमाल है, आइए देखिए। आई वॉन्ट टू ईट। अब अगर ये जुमला है आई वॉन्ट टू ईट, ये पहला सेंटेंस है, तो इसमें आप देखिए कि आई सब्जेक्ट है, वांट जो है ये वर्ब है,
ये अकेला वर्ब आ रहा है, इसके बाद कोई और वर्ब नहीं। अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, आई वांट, मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए, तो आप कहेंगे क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो इसका मतलब है कि जुमला नामुकम्मल है। तो जब आप जुमले को मुकम्मल करेंगे तो हमें यकीनन यहाँ पे एक नाउन की ज़रूरत होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी जो जुमले को मुकम्मल करेगा। तो इसका मतलब है कि जो इन्फिनेटिव हम यूज़ कर रहे हैं टू ईट, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर, ये नाउन के तौर पर आ रहा है। नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, या नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो अब यहाँ पर नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, ठीक है। तो अब एक तो हमें ये पता चला कि जो हमारे पास वर्बल्स हैं या नॉन फाइनाइट हैं, वो जुमले में वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उनका कोई और दूसरा रोल होता है, जैसे यहाँ पे ये नाउन के तौर पर आ रहे हैं। दूसरी मज़े की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात जो है, कि वो किसी भी तरह तब्दील नहीं होते, कोई भी वर्ब हो। आई वॉन्ट टू ईट, और माजी में चले जाएं, आई वॉन्टेड टू ईट। अब आप देख लीजिए, टू ईट जो है वो एक ही रहा, उसमें तब्दीली नहीं आई। हालांकि ज़माना तब्दील हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है आई वांट, और यहाँ पे पास्ट टेंस है आई वांटेड। तो तब्दीली किस में आई? जी हाँ, वर्ब के अंदर। तो ये जो वांटेड है, बेसिकली वांट और वांटेड ये कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। चूंकि मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, इसमें तब्दीली आ गई, ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन टू ईट जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसमें तब्दीली नहीं आती। और याद रखिए कि जब मैं इसको वर्ब कहूँगा तो ये हकीकी वर्ब, असल वर्ब नहीं है, बल्कि ये वर्ब की वो किस्म है जो वर्ब से तो बनी है, लेकिन अब वर्ब नहीं रही, बल्कि कोई और रोल प्ले कर रही है। जैसे कि यहाँ पे टू ईट जो है वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है, या नाउन का रोल प्ले कर रही है। यकीनन आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो अल्फाज ज़माने के लिहाज से तब्दील ना हो, वो नॉन फाइनाइट कहलाते हैं और वो वर्बल्स होते हैं। आइए, इनका दूसरा जो अहम काम है वो हम देखते हैं, कि अगर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के हवाले से ये भी तब्दील नहीं होते। जैसा कि इस जुमले में देखिए, ही लाइक्स टू स्विम, दे लाइक टू स्विम। अब यहाँ पे ही के साथ लाइक जो था उसमें तब्दीली आ गई, हमने उसके साथ एस ऐड कर दिया, तो पता चला कि लाइक जो है ये ऐसा एक्शन वर्ब या मेन वर्ब है जो फाइनाइट है। फाइनाइट इसलिए है कि इसमें तब्दीली वाक़या हो गई, लेकिन टू स्विम जो है ये नॉन फाइनाइट है, इसमें तब्दीली वाक़या नहीं हो सकती, और ये यहाँ पर दोबारा से नाउन के तौर पर आ रहा है। देखने में ये आपको वर्ब लगेगा, लेकिन आपने इसको जहन में बैठाना है कि ये हरगिज़ भी वर्ब नहीं है। वर्ब जो है सिर्फ जुमले में लाइक्स है, ही सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, टू स्विम जो है ये ऑब्जेक्ट है और नाउन के तौर पर आ रहा है। जैसा कि आप कहेंगे ही लाइक्स, उसे पसंद है, क्या पसंद है? टू स्विम। जो चीज़ क्या का जवाब दे वो कभी भी वर्ब नहीं होती, बल्कि वो नाउन होती है। और कैसा नाउन है? जो वर्ब के बाद आए, ऐसा नाउन ऑब्जेक्ट होता है। दे लाइक टू स्विम। अब आप देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है दे है, लाइक जो है वर्ब है, और उसके बाद टू स्विम आ रहा है। अगर मैं सिर्फ कह दूं दे लाइक, तो आप कहेंगे कि सर जुमला मुकम्मल कीजिए, ये नामुकम्मल जुमला है। वो पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं ये तो आपने बताया नहीं, तो मैं कहूँगा दे लाइक टू स्विम, वो तैरना पसंद करते हैं। तो इससे पता चला जो चीज़ क्या का जवाब दे, यानी व्हाट का जवाब दे, वो हमेशा नाउन होती है, वो कभी भी वर्ब नहीं होती। देखने में बेशक वर्ब दिखाई दे, लेकिन उसका जुमले में रोल, सेंटेंस में उसका रोल कुछ और है। और वो यहाँ पे क्या रोल है? जी हाँ, वो नाउन है और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आइए अब हम इसको मज़ीद समझते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स जो हैं, या जिनको हम वर्बल्स भी कहते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं? इनकी तीन टाइप्स होती हैं: इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स और पार्टिसिपल। जैसा कि हमने सबसे पहली स्लाइड में भी देखा था। सबसे पहले देखिए इन्फिनेटिव का फार्मूला क्या है। हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ टू जोड़ना होता है, और जैसा कि टू रन, टू थिंक, टू ड्रिंक, टू ईट, ये देखने में तमाम वर्ब्स नज़र आते हैं, लेकिन ये वर्बल्स हैं, यानी इन्होंने जन्म लिया है वर्ब से, और अब ये वर्ब नहीं रहे, इनका रोल जो है, इनका किरदार तब्दील हो गया है। या तो ये नाउन का रोल प्ले करेंगे, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, और हम ये चीज़ आगे जाके चेक करेंगे, ठीक है। तो ये है इन्फिनेटिव्स। आगे आ गया जेरेंड। जेरेंड को बनाने का फार्मूला बहुत आसान है, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने आईएनजी को जोड़ देना है, जैसे कि रनिंग, थिंकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, एटसेट्रा, ठीक है। एक्ट्स एज ए नाउन।
तो जेरंड जो होते हैं, याद रखिए, ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जो है इसको जेरंड कहते हैं, और ये हमेशा नाउन का रोल प्ले करते हैं। अब ज़रा अपनी फिंगर्स को सामने लाइए और काउंट कीजिए। मैं आपके सामने जल्दी से काउंट कर दूं। याद रखिए कि एक जुमले के अंदर नाउन के चार चार किस्म के रोल होते हैं। इट प्लेज 4 टाइप्स ऑफ रोल्स इन ए सेंटेंस। तो वो चार जो रोल्स हैं इसके, वो कौन कौन से हैं? याद रखिए कि जेरंड जो है नाउन है, और नाउन जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, या ये ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का, या कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। ये चारों रोल आपने याद रखने हैं। नहीं अगर आपको याद रहे तो कोई बात नहीं, आगे हम इसको बारी बारी डिस्कस भी करेंगे। तो जेरंड जो होता है वो नाउन होता है, और नाउन के मैंने आपको बताया कि 4 किस्म के रोल होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल 2 किस्म के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ना है, जैसे जेरंड में किया। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा। दूसरे नंबर पर पास्ट पार्टिसिपल, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे रनिंग और ब्रोकन। रनिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी, और दूसरे नंबर पर ब्रोकन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म है, और ये भी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा। आइए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जेरंड, इसके क्या क्या रोल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेरंड देखने में आपको बिल्कुल वर्ब की तरह दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में ये नाउन का रोल प्ले करता है। इसका रूल क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू नाउन, यानी ये जुमले में नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने पर बनता है। देखिएगा, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया इसके 4 रोल हैं: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहला रोल है इसका सब्जेक्ट के तौर पर। जैसा कि लिखा है एग्जाम्पल से, देखिए, स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। देखिए यहाँ पे जेरंड कौन सा है? जी हाँ, सबसे पहले स्विमिंग। अब ये जुमले के शुरू में आ गया, इसका मतलब है कि इसका रोल क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा जुमले में शुरू में आता है और वर्ब से पहले आता है। इस जुमले में आपको स्विमिंग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि ये शायद वर्ब है। अब आप अपने दिमाग में से ये बात बिल्कुल आराम से निकाल दीजिए कि स्विमिंग जो है अगर वर्ब से पहले आएगा तो ये वर्ब है। ये बिल्कुल भी वर्ब नहीं है, ये नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। ठीक है, तो देखने में ये वर्ब नजर आएगा, लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी वर्ब नहीं समझना, वरना जुमला गलत हो जाएगा। इस जुमले में वर्ब कौन सा है? तलाश कीजिए। जी हाँ, इज। सिर्फ इज जो है इसमें जुमले में आपके सामने वर्ब है। और कौन सा वर्ब है? इसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आपने इसे हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं कहना कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, लेकिन इस जुमले में कहीं पे भी मेन वर्ब नहीं है। देखिए, अब अगर मेन वर्ब नहीं है और इज, एम, आर, वाज वर्ब अगर अकेले जुमले में आए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब, LINKING। तो वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर आते हैं, और वर्ब से पहले जो भी कलिमा है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो अब आप देखिए, स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ कि स्विमिंग वर्ब है या नाउन, आप स्विमिंग से पहले व्हाट लगा के सवाल बनाएं। व्हाट इज माई फेवरेट स्पोर्ट? आपने देखा कि व्हाट कितना अच्छा सेट हो गया यहाँ पर। तो आप कहेंगे व्हाट इज माई फेवरेट स्पोर्ट, मेरी फेवरेट स्पोर्ट क्या है? तो जवाब होगा स्विमिंग। तो आपने अगर ये एक लैब टेस्ट करना है, यानी लैंग्वेज टेस्ट करना है कि हमारा ये जेरंड जो है ये नाउन है कि वर्ब है, इसका आसान सा एक फार्मूला है। आप उस को रिप्लेस कर दें, उस जेरंड को रिप्लेस कर दें व्हाट के साथ, या इट के साथ, या समथिंग के साथ। आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये वर्ब है कि नाउन, क्योंकि ये तीनों व्हाट, इट और समथिंग हमेशा नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए मैं अब आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये इट है, मैं यहाँ पे स्विमिंग की जगह इट लगाता हूँ। इट इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। आपने देखा, इट जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह आता है। तो अगर इट यहाँ पर स्विमिंग की जगह पे फिट आ गया है, और ये यहाँ पर देखकर सही महसूस हो रहा है, इसका मतलब है कि स्विमिंग जो है नाउन है, ये हरगिज़ भी वर्ब नहीं है। इसी तरह समथिंग हम लगा के देखते हैं, ये एक और टेस्ट हो जाएगा। समथिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। आपने देखा कि समथिंग भी यहाँ पर सेट हो गया है। तो ये तमाम टेस्ट हमें बता रहे हैं कि स्विमिंग हरगिज़ भी वर्ब नहीं है, बल्कि ये एक
नाउन है और ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। जैसा कि एक और एग्जांपल में देखिए, ईटिंग वेजिटेबल्स कीप्स यू हेल्दी। क्या चीज़ आपको हेल्दी रखती है? जी हाँ, ईटिंग वेजिटेबल्स। तो ये ईटिंग जो है जेरंड है, इसके साथ वेजिटेबल जो है वो फ्रेज बना रहा है, ये दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट बन रहे हैं, ठीक है। अब कीप्स जो है वर्ब है, वर्ब से पहले जो भी आएंगे वो हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं, चाहे वो अकेला लफ्ज़ हो या दो अल्फाज का मजमूआ हो या तीन अल्फाज का मजमूआ हो, तो वो फ्रेज भी अगर बन जाए तो वो सब्जेक्ट रहेगा और नाउन ही रहेगा। तो यहाँ पे हम ईटिंग वेजिटेबल्स को क्या चेक कर सकते हैं कि नाउन है कि वर्ब है? आइए हम इसको व्हाट से रिप्लेस करते हैं। व्हाट कीप्स यू हेल्दी? देखा आपने, आराम से सवाल बन गया। तो जवाब आएगा कि ईटिंग वेजिटेबल्स कीप्स यू हेल्दी, ठीक है। तो इससे पता चला कि ये नाउन है। इसी तरह इट कीप्स यू हेल्दी, या मैंने इट लगा दिया, समथिंग लगाएंगे, समथिंग कीप्स यू हेल्दी। तो ये तीनों अल्फाज व्हाट, इट और समथिंग, ये अगर उस जेरंड की जगह इस्तेमाल हो सकें तो ये हमारे पास सबूत है, ये एक प्रूफ है, एक एविडेंस है कि ये जेरंड जो है ये नाउन के तौर पे आ रहा है, ये हरगिज भी वर्ब नहीं है। आइए अब हम देखते हैं जेरंड का दूसरा रोल। मैंने आपको क्या बताया था कि एक जुमले में जेरंड के या नाउन के चार रोल्स होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन और कंप्लीमेंट। आइए दूसरा रोल देखते हैं, बी रोल के डेफिनेशन इसकी ये है कि जेरंड कम्स आफ्टर द एक्शन वर्ब। ये देखिए, आई लव रीडिंग बुक्स। अगर सब्जेक्ट आई है और लव जो है मेन वर्ब है, तो रीडिंग फिर क्या है? जी हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, आई लव, तो आप कहेंगे आपको किससे मोहब्बत है? मैं कहूँगा जी मुझे पढ़ने से मोहब्बत है, ठीक है। हत्ता कि ये बुक्स भी आप हटा सकते हैं, मैं सिर्फ ये कह दूँ आई लव रीडिंग, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं कहूँ आई लव स्विमिंग, आई लव राइटिंग, तो कोई भी जेरंड यहाँ पे लगा सकते हैं और वो सब के सब ऑब्जेक्ट के तौर पर आएंगे, यानी वो एक्शन को अपने ऊपर लेंगे और साबित करेंगे कि अब जुमला मुकम्मल है। तो यही निशानी होती है ऑब्जेक्ट की कि वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। तो अब हम इसका टेस्ट करना चाहते हैं कि ये नाउन है कि वर्ब है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो वर्ब आईएनजी, ये तो वर्ब नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये वाकई में कंफ्यूजिंग है, लेकिन याद रखिए कि ये इसीलिए वर्बल कहलाता है कि ये वर्ब से जन्म लेता है, लेकिन इसका रोल बदल जाता है और ये जुमले में कोई और रोल प्ले करता है, और जेरंड हमेशा नाउन का रोल प्ले करते हैं, ठीक है, वो वर्ब नहीं रहे। आई लव रीडिंग, रीडिंग हरगिज भी वर्ब नहीं है, बल्कि ये नाउन है और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। अब टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे व्हाट लगाऊंगा या इट लगाऊंगा या समथिंग लगाऊंगा, तो आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, आई लव इट, आई लव समथिंग, आई लव वॉट, आई लव रीडिंग। आपने देखा कि ये तीनों यहाँ पे सेट हो रहे हैं। मैं सवाल करता हूँ आई लव वॉट, मुझे किससे मोहब्बत है? तो जवाब होगा रीडिंग से। तो यहाँ पे वट भी आ गया, आई लव इट भी आ गया, आई लव समथिंग, तो समथिंग भी आ गया। इससे साबित हो गया कि रीडिंग अगर इन तीनों अल्फाज से रिप्लेस हो जाए, वट से, इट से, समथिंग से, तो ये हरगिज़ भी वर्ब नहीं, बल्कि ये एक नाउन है। तो ये हमारे पास एक लैब टेस्ट है, एक लैंग्वेज टेस्ट है, जिसके ज़रिए हम ये साबित कर रहे हैं कि ये देखने में तो वर्ब नज़र आता है, लेकिन हरगिज़ भी वर्ब नहीं है, बल्कि ये एक नॉन फाइनाइट, एक वर्बल है जो कि नाउन का रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि शी इंजॉयज कुकिंग, आप कहते हैं शी इंजॉयज व्हाट, शी इंजॉयज इट, शी इंजॉयज समथिंग। तो कुकिंग जो है ये नाउन के तौर पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नाउन के क्या रोल होते हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर रुक जाऊँ कि शी इंजॉयज, इसके आगे मैं कुछ ना बताऊं आपको, तो आपके चेहरे के ऊपर एक सवालिया निशान उभरेगा। आप कहेंगे कि उसे किस चीज़ से दिलचस्पी है? शी इंजॉयज व्हाट? मैं कहूँगा शी इंजॉयज कुकिंग। तो अब आपका जुमला मुकम्मल हो गया। तो जिस चीज़ ने जुमला मुकम्मल किया वो एक नाउन है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद आ रहा है और एक्शन को अपने ऊपर ले रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की निशानी है। आइए इसके बाद हम जेरंड का तीसरा फंक्शन देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। वो कैसे? ये देखिए, ही इज़ गुड एट पेंटिंग। अगर मैं खाली एट पे रुक जाऊं जो कि एक प्रेपोजिशन है, तो जुमला नामुकम्मल रहेगा। अब आप कहेंगे ही इज़ गुड एट व्हाट? मैं कहूँगा ही इज़ गुड एट
पेंटिंग। तो आपने देखा मैंने इसको व्हाट से रिप्लेस किया, ही इज गुड एट व्हाट। तो व्हाट की जगह पेंटिंग आ रहा है, तो पेंटिंग जो है ये नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? जो प्रेपोजिशन के बाद आया है और ये जुमले की मालूमात को मुकम्मल कर रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या आई है? एट। इसी तरह थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, इस जुमले में थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी में आप देखिए प्रेपोजिशन क्या है? फॉर। अगर मैं जुमला यहाँ रोक दूं थैंक यू फॉर, तो आपके मुंह पे एक सवालिया निशान बन जाएगा, आप कहेंगे फॉर व्हाट? मैं कहूँगा हेल्पिंग मी। तो ये व्हाट का जवाब जो है वो हमेशा नाउन होता है। फॉर हेल्पिंग मी, आप देखिए कि फॉर जो है जुमले को मुकम्मल नहीं कर रहा, इसके बाद मुझे मालूमात चाहिए, तो वो मालूमात कैसे मुकम्मल होगी? एक ऑब्जेक्ट को लगाकर, एक नाउन को लगाकर। तो पता चला कि यहाँ पर जो हेल्पिंग है वो जेरेंड है, और कैसा जेरेंड है? जो नाउन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं थैंक यू फॉर समथिंग, थैंक यू फॉर इट। आपको याद है हमारा लैब टेस्ट? जी हाँ, हमारा लैब टेस्ट ये था कि 3 अल्फाज जो हैं वो उनके ज़रिए हम मालूम करते हैं नाउन है या ये कुछ और है। तो वो है व्हाट, इट और समथिंग। अगर ये तीनों कि इस लफ्ज़ को जेरेंड को रिप्लेस कर दें, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो कलिमा है, ये लफ्ज़ जो है ये नाउन है और जेरेंड है, ये हरगिज़ भी वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये इस्तेमाल हो गया किसका भला? जेरेंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट जो है लास्ट जेरेंड का इस्तेमाल जो है वो एज ए कम्प्लीमेंट है। देखिए, जब हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं आसान से अल्फाज में, मैं सेंटेंस के ऊपर पहले आ जाऊंगा ताकि आपको लंबी चौड़ी डिटेल में जाकर परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, आसान सी बात समझेंगे। माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग। इस पूरे जुमले में माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग, आप मुझे तलाश करके दें कि वर्ब कौन सा है। जी हाँ, इसमें वर्ब जो है वो सिर्फ इज़ है। इज़ के बाद हमारे पास हरगिज़ हरगिज़ कोई दूसरा वर्ब नहीं है। आप पेंटिंग को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो वर्ब प्लस आईएनजी, ये तो वर्ब हुआ। नहीं, ये बिल्कुल भी वर्ब नहीं है। आइए इसका हम टेस्ट करेंगे, वही पुराना वाला, उससे पता चलेगा कि हमारा ये लफ्ज़ जो है ये वर्ब है या नाउन है। माई फेवरेट हॉबी इज़ वाट? आप कहेंगे माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग, रीडिंग, ड्राइविंग, राइडिंग। तो जो इसके बाद वर्ड का आंसर दे वो क्या होता है? नाउन होता है। माई फेवरेट हॉबी इज इट, माई फेवरेट हॉबी इज समथिंग। तो जो आपके सामने समथिंग को रिप्लेस कर दे, जो वर्ड को रिप्लेस कर दे, तो इसका मतलब है कि वो नाउन है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है, अकेला वर्ब है। इसके बाद हमें कंप्लीशन के लिए, जुमले को मुकम्मल करने के लिए मालूमात चाहिए, वरना जुमला नामुकम्मल रहेगा। उसे कहते हैं कम्प्लीमेंट, जो जुमले की मालूमात को मुकम्मल करता है। ये देखिए ऊपर कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। तो पता ये चला कि यहाँ पे जेरेंड जो है पेंटिंग वर्ब प्लस आईएनजी, ये जेरेंड है, ये नाउन है, और ये कम्प्लीमेंट है। कैसा कम्प्लीमेंट है? जो कि जुमले की मालूमात को मुकम्मल कर रहा है। माई फेवरेट हॉबी, ये पूरे का पूरा एक तरह से नाउन फ्रेज है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है मेरी फेवरेट हॉबी। आगे देखिएगा इज़ ये वर्ब है, आगे पेंटिंग जो है ये नाउन है, ये कम्प्लीमेंट है, ये बता रहा है कि क्या चीज़। ठीक है, हिज बिगेस्ट मिस्टेक वाज लाइंग। अब देखिए कि हिज बिगेस्ट मिस्टेक वाज जो है लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे ऊपर इज लिंकिंग वर्ब है, वाज जो है ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और इसके बाद हमें कम्प्लीमेंट चाहिए, यानी मालूमात मुकम्मल करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे व्हाट लगाऊं तो आप कहेंगे हिज बिगेस्ट मिस्टेक इज व्हाट? उसकी सबसे बड़ी खता क्या है? तो मैं कहूँगा लाइंग, झूठ बोलना। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी खता क्या थी? वो क्या थी? झूठ बोलना। तो यहाँ पे मैं लाइंग लगा दूंगा। तो ये जो लाइंग है यहाँ पर, ये बता रहा है कि ये जेरेंड है और ये नाउन है, ये हरगिज़ वर्ब नहीं है। ठीक है, और वाज जो है लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आ रहा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी हमारे पास नाउन आता है और जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी कम्प्लीमेंट के तौर पर आ रहा है, उसको हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे और कहेंगे कि ये जुमले की मालूमात को मुकम्मल कर रहा है। आइए इस बहस के बाद जिसमें हमने देखा कि हमारे पास अगर जेरेंड हो तो उसके 4 इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली जो मालूमात है वो इन्फिनेटिव्स के बारे में है।
याद रखिए कि इन्फिनेटिव्स जो हैं वो वर्ब के साथ टू लगाने से बनते हैं, जैसा कि इसमें रूल में भी लिखा है, इट कैन एक्ट एज नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये जो इन्फिनेटिव्स हैं इनके तीन किस्म के रोल होते हैं जुमले में। ये नाउन का रोल भी प्ले कर सकते हैं, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है। आइए अब हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। हमने देख लिया कि डेफिनेशन जो है कि इन्फिनेटिव जो है इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ जेरेंड, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर ये नाउन हो तो फिर जाहिर बात है नाउन के तो फिर वही चार रोल होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट। तो ये वही रोल प्ले करेगा। जैसा कि एग्जांपल है, टू ट्रैवल इज माई ड्रीम। अब इस जुमले में वर्ब कौन सा है? इज। इससे पहले क्या चीज आ रही है? टू ट्रैवल। तो टू ट्रैवल जो है ये नाउन के तौर पर आ रहा है। टू ट्रैवल इन्फिनेटिव भी है, ये नाउन भी है, ये सब्जेक्ट भी है। तो ये हमें बता रहा है कि उसका ड्रीम क्या है, उसका ज़िंदगी का मकसद या ख्वाब क्या है? टू ट्रैवल, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के तौर पर आ गया यहाँ पर, ये टू ट्रैवल। अगर हम ये नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हम कह भी कह सकते हैं ट्रैवलिंग इज़ माई ड्रीम। हमने देखा मैंने जेरेंड के साथ इसको रिप्लेस किया, तो जेरेंड भी नाउन है और टू ट्रैवल भी यहाँ पे नाउन की हैसियत से आ रहा है। आप अगर टेस्ट करना चाहें तो वो हमारे पास टेस्ट के वही अल्फाज मौजूद हैं, व्हाट, इट और समथिंग। तो यहाँ पे लगाते हैं व्हाट इज माई ड्रीम। हमने देखा इसने वर्ड को रिप्लेस कर दिया, टू ट्रैवल को हमने वर्ड से रिप्लेस कर दिया, तो सवाल बन गया इट इज माई ड्रीम और समथिंग इज माई ड्रीम। तो ये हमने उन तीनों अल्फाज के जरिए व्हाट, इट और समथिंग के जरिए चेक कर लिया कि ये हरगिज भी वर्ब नहीं बल्कि नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों अल्फाज नाउन की जगह पे आते हैं। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा। अब इसमें आप देखिए कि टू ईट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। जी हाँ, आई सब यहाँ पे सब्जेक्ट है, वांट जो है वर्ब है, टू ईट पिज्जा जो है वो वर्ब के तौर पर आ रहा है। क्योंकि अगर मैं आई वांट के बाद रोक दूंगा तो जुमला नामुकम्मल रह जाएगा। आई वांट, मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए क्या? टू ईट पिज्ज़ा। तो ये जुमला मुकम्मल कर रहा है। अब इसको हम अगर चेक करना चाहें तो आप कह सकते हैं आई वांट व्हाट, नेक्स्ट आई वांट इट और आई वांट समथिंग। आपने देखा कि टू ईट पिज्ज़ा जो है ये रिप्लेस हो गया, ये पूरा का पूरा फ्रेज किससे? इट से भी, समथिंग के साथ भी और व्हाट के साथ भी। इसका मतलब ये है कि देखने में ये वर्ब नजर आ रहा है लेकिन हकीकत में ये नाउन और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। आइए अब हम आगे चेक करते हैं इन्फिनेटिव्स एज एन एडजेक्टिव। देखिए कि अगर ये एडजेक्टिव के तौर पर आएंगे तो ये यकीनन एक नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि सेंटेंस है, आई हैव अ बुक टू रीड। देखिएगा यहाँ पे इन्फिनेटिव कहाँ है? आई सब्जेक्ट है, हैव जो है वो वर्ब है, अ बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, टू रीड जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है और ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरे पास बुक किस मकसद के लिए है, या व्हाट काइंड ऑफ बुक। तो ये किस किस्म की किताब है, इसका क्या मकसद है? जवाब है पढ़ने के लिए। तो ये टू रीड जो है इस बुक को चूंकि डिस्क्राइब करेगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट है ही नीड्स अ फ्रेंड टू हेल्प हिम। उसे एक फ्रेंड की जरूरत है ताकि वो उसकी मदद कर सके। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, नीड्स जो है वो वर्ब है, अ फ्रेंड जो है वो ऑब्जेक्ट है, टू हेल्प मदद के लिए। तो ये टू हेल्प जो है ये यहाँ पर फ्रेंड को भी डिस्क्राइब कर रहा है और ये हिम को भी डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका मतलब है टू हेल्प जो है ये एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, ये फ्रेंड और हिम को दोनों के बारे में बता रहा है कि उसे किस किस्म का दोस्त चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड। तो जो एडजेक्टिव होता है वो व्हाट काइंड का जवाब देता है, किस किस्म का दोस्त, ऐसा दोस्त जो उसकी मदद कर सके। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, अ फ्रेंड हु कैन हेल्प हिम, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कि इसका सेकंड पर्पस जो है इन्फिनेटिव का वो एडजेक्टिव के तौर पर होता है जो कि नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। आइए अब हम इसका तीसरा फंक्शन देखते हैं इन्फिनेटिव्स का, एज एन एडवर्ब। याद रखिए कि जब ये एडवर्ब के तौर पर आएगा तो ये तीन सवालों का जवाब देगा कि वाई, के क्यों, वेयर यानी कहाँ, और व्हेन कब। तो व्हेन, वेयर और वाई का जवाब देने के लिए ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे आई स्टडीड हार्ड टू पास द टेस्ट। मैंने क्यों मेहनत के साथ तैयारी की? टू पास द टेस्ट, ताकि मैं ये टेस्ट में कामयाब हो जाऊं, ठीक है। तो अब आप देखिए आई सब्जेक्ट है, स्टडीड जो है वो वर्ब है, हार्ड जो है वो मेहनत के साथ, टू पास किस मकसद के साथ? टू पास है, ये मकसद बता रहा है, वाई, टू पास द टेस्ट।
इम्तिहान को पास करने के लिए। तो अब आप देख लीजिए कि जो चीज़ आपको मकसद बताए, वाई का आंसर दें, वाई डिड आई स्टडी टू पास द एग्ज़ाम। तो ये हमें मकसद बता रहा है कि मैंने मेहनत के साथ क्यों पढ़ाई करी। तो देखिएगा कि एक और बात है कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, यानी इसका ताल्लुक जो होता है एडवर्ब का वो वर्ब के साथ होता है। मैंने मेहनत के साथ क्यों पढ़ाई करी, ताकि मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं, ठीक है। तो ये उसकी वजह बता रहा है। तो एडवर्ब का ताल्लुक वर्ब के साथ होता है, और ये आंसर देता है व्हेन, वेयर और वाई, और यहाँ पे आंसर दे रहा है वाई का। ही रैन क्विकली टू कैच द बस। वो तेज क्यों भागा, इसलिए ताकि वो बस पकड़ ले। अब देखिए वाई डिड ही रन, वो क्यों भागा, जवाब है टू कैच द बस, ताकि वो बस पकड़ ले। तो अब ये वाई का जवाब फिर से हमें मिल रहा है क्यों, तो जवाब है इसलिए ताकि वो बस पकड़ ले। तो देख लीजिए कि ये टू कैच द बस जो है, या टू कैच जो है, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो चीज़ वर्ब को डिस्क्राइब करे और व्हेन, वेयर और वाई का आंसर दे, यानी कब, कहाँ और क्यों, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। और ये इन्फिनेटिव जो है टू कैच, वो ये रोल प्ले कर रहा है। तो अब इससे पता चला कि इन्फिनेटिव के 3 रोल होते हैं, एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। याद रखिए कि रवियन से इंसान जो है वो प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर सकता है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। पार्ट 3 जो है वो पार्टिसिपल्स के बारे में है। ये भी वर्ब फॉर्म्स होती हैं, ये वर्बल्स होते हैं, वर्ब से बनते हैं, लेकिन इनका रोल जो होता है जुमले में वो एडजेक्टिव के तौर पर होता है। याद रखिए कि पार्टिसिपल्स 2 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आसानी के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ने से बन जाते हैं, और इस तरह से ये उसको नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल जो हैं वो वर्ब की तीसरी फॉर्म से बनते हैं, और ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आइए अब हम इनकी मिसालों से समझते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल्स हैं, दिस होमवर्क इज कंफ्यूजिंग। हमने देखा ये कंफ्यूजिंग जो है वर्ब प्लस आईएनजी, ये डिस्क्राइब कर रहा है होमवर्क को कि ये कैसा होमवर्क है जी, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग किस्म का होमवर्क है। हिज जोक वाज अम्यूजिंग, उसका जोक कैसा था जी, अम्यूजिंग था, बहुत ही मज़ाहिया किस्म का था। द लाउड म्यूजिक इज अनोइंग, ये लाउड म्यूजिक कैसा महसूस हो रहा है जी, बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन, नाराज़ कर देने वाला। द शाइनिंग स्टार्स लुक ब्यूटीफुल, कैसे स्टार्स, शाइनिंग चमकने वाले सितारे। शी कैरिड अ स्लीपिंग बेबी, तो कौन सा बेबी, जो बेबी सो रहा था, तो ये उसके बारे में आ गया। दी बॉइलिंग वाटर इज़ वेरी हॉट, कैसा पानी जी, बॉयल होने वाला। तो आपने देखा कि हमने वर्ब प्लस आईएनजी जितने भी अल्फाज थे इन्हें कैसे इस्तेमाल किया, एडजेक्टिव के तौर पे, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे थे। ये तो हो गया आईएनजी फॉर्म। दूसरे नंबर पर इनका हम थर्ड फॉर्म जो यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वो भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई फील एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। अब आप देखिए एक्साइटेड जो है वर्ब की तीसरी फॉर्म है, आई सब्जेक्ट, फील जो है वो वर्ब है, एक्साइटेड ये एडजेक्टिव है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, यानी बहुत ज़्यादा मैं शौक ले रहा हूँ इसमें, ठीक है, अबाउट द ट्रिप। इसी तरह द ब्रोकन टॉय, कैसा टॉय, ब्रोकन टॉय जो खिलौना टूटा हुआ है। तो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे। इससे पता चला कि पार्टिसिपल 2 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म के साथ बनते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर, और दोनों एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम जब आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं पार्टिसिपल की एडजेक्टिव के तौर पे, और जो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या फ़र्क क्या है, क्या हम जान सकते हैं इसकी वजह। जी हाँ, दिस इज द ट्रिकीस्ट पार्ट, ये एक ऐसा पार्ट है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉज एंड द फीलिंग। आइए हम इसको समझते हैं रूल के जरिए। आईएनजी प्रेजेंट, जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं आईएनजी के साथ, तो इट कॉजेज द फीलिंग, यानी ये हमारे एहसासात के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, कॉजेज द फीलिंग। द प्रोग्राम इज बोरिंग, अब आप देखिए कि जो ये प्रोग्राम है वो बोरिंग है, ठीक है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ पे असरअंदाज हो रही हो, कॉजेज द फीलिंग्स। दूसरे नंबर पर पास्ट पार्टिसिपल फील्स द फीलिंग, यानी आप वो एहसास महसूस कर रहे हैं, आई एम बोर्ड, इसका मतलब है कि मैं बोरियत महसूस कर रहा हूँ। तो यही फ़र्क है कि जब कोई चीज़ कॉज कर रही हो यानी वजह बन रही हो तो हम आईएनजी इस्तेमाल करते हैं
एडजेक्टिव के तौर पे, और जब हम खुद कोई चीज़ महसूस कर रहे हो या कोई चीज़ महसूस कर रहा हो तो हम उस वक्त पास्ट पार्टिसिपल यानी ईडी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, द रोलर कोस्टर इज थ्रिलिंग, यानी जो रोलर कोस्टर है वो सबब है, वजह है उस दिलचस्पी की, शौक की, ठीक है, वो सबब बन रही है। द रोलर कोस्टर कॉजेज द थ्रिल, यानी वो चीज़ जो है, राइड जो है, वो सबब बन रही है उस इंजॉयमेंट की, उस थ्रिल की, उस शौक की, दिलचस्पी की। आई एम थ्रिल्ड टू बी हियर, जब आप कहते हैं थर्ड फॉर्म लगाते हैं आई एम थ्रिल्ड, इसका मतलब है आई फील द थ्रिल, मैं महसूस कर रहा हूं। यहाँ पे कोई कॉज नहीं आ रहा, कोई वजह नहीं आ रही, बल्कि आप उस चीज को वसूल करने वाले हैं, ठीक है, उस चीज को लेने वाले हैं, आप महसूस कर रहे हैं। जब कॉज होता है तो हम आईएनजी लगाते हैं, और जब हम खुद वो चीज महसूस करते हैं या कोई उस चीज को महसूस करता है, लेता है, तो फिर हम उसमें ईडी फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये छोटा सा एक असूल है। आखिर में आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा क्विज है। ये क्विज आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर इसमें दिए गए हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आंसर्स पहले ना पढ़िए, पहले सिर्फ इसको सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद आंसर्स देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे आखिर में आप हमारे चैनल्स का फिर से तारुफ हासिल कर लीजिए। ये जो पहला चैनल है नज़दीक इंग्लिश उस्ताद, यहाँ पर आपको उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ तमाम लैंग्वेज की वीडियोस मिल जाती हैं। अगर आप सिर्फ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चाहें तो प्रोफेसर और प्रॉफ नेवीज इंग्लिश प्लेटफॉर्म, ये हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, जहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश में लेक्चर मिलेगा, और हमारा मोटो है द इंग्लिश लैंग्वेज इन ए सिंपल एंड स्टैंडर्ड वे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल्स पर तशरीफ़ लाइए, और आपके साथ अब इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।